नमस्कार। आज हम करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के राज्य संबंधी विचार। इससे पहले की वीडियो हमने मनु का परिचय और मनु की सत्ता सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज मनु के राज्य के कार्य क्षेत्र पर अध्ययन करेंगे। मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र का व्यवस्थित विवेचन किया है। राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। प्रजा रंजन की परिधि में मनु ने राज्य द्वारा संपन्न की जाने वाली लोक कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित किया है। राज्य के कार्य क्षेत्र में मनु ने अनेक कार्यों को सम्मिलित किया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है प्रजा रक्षण। मनुस्मृति में प्रजा के रक्षण को राज्य का प्रमुख दायित्व माना गया है और कहा है कि प्रजा रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार स्वीकार किया है। मनुस्मृति में कहा है कि व्यक्तियों के जीवन में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई। अतः राजा का यह प्रथम दायित्व है कि राज्य के व्यक्तियों की रक्षा करे। प्रजा रक्षण के इस दायित्व को मनुस्मृति में इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि प्रजा के रक्षण को राज्य के अस्तित्व की रक्षा हेतु भी अनिवार्य मान लिया गया है। मनु राज्य की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से रक्षा को भी आवश्यक मानते हैं। उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए राजा को दंड की व्यवस्था करने का परामर्श दिया है। मनु ने कहा है कि राजा को राज्य में दंड का सदैव प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि दंड ही व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु प्रेरित करता है। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को दुर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है और राज्य में बढ़ने वाले अपराध जैसे चोरी आदि को समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक दृष्टि से आपराधिक एवं समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही बाह्य आक्रमण से प्रजा की रक्षा को भी मनु ने राज्य का आवश्यक दायित्व माना है। बाहरी आक्रमण अथवा युद्ध की स्थिति में प्रजा को होने वाली हानि की आशंका को ध्यान में रखते हुए मनु ने शासक को अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाने का परामर्श दिया है। मनु ने यह भी कहा है कि युद्ध के आवश्यक होने पर भी शासक तभी युद्ध करे जबकि प्रजा को उससे कम हानि की संभावना हो, अर्थात राजा के जो भी कार्य है उसमें प्रजा रक्षण सर्वोपरि है। दूसरा कार्य है लोक कल्याण। मनुस्मृति ने प्रजा पालन को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु ने प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थापना करने को राज्य के महत्वपूर्ण दायित्व में सम्मिलित किया है। मनु ने राज्य का कर्तव्य माना है कि वह अप्राप्त अर्थात धन व भूमि को प्राप्त करे और जो प्राप्त हो उसकी रक्षा करे और रक्षित की हर संभव वृद्धि करने का प्रयास करे और होने वाले अभिवृद्धि का सुपात्रों में वितरण करे। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करते रहें और विभिन्न प्रकार के आवश्यक वस्तुओं की प्रजा के लिए पूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था करें। मनु ने कहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना राज्य का कर्तव्य है। इसमें ब्राह्मणों को राज्य के अनुदान प्रदान किया जाना मनु आवश्यक मानते हैं, विशेष रूप से क्योंकि मनु का मानना है कि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर अपनी समस्त बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक व पारलौकिक कल्याण के लिए चिंतन मनन में कर सकें। ज्ञान के आदान प्रदान के बौद्धिक कार्य में लगे हुए ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए राज को उत्तरदायित्व
बनाने का मनु का यह आग्रह हम देखते हैं कि अरस्तु के विचारों से समानता रखता है। मनु ने शासक को चेतावनी दी है कि यदि राज्य में वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मनु ने राजा से धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है तथा प्रतिपादित किया है कि प्रजा के प्रति दायित्वों की पूर्ति के आधार पर ही शासक प्रजा से कर और आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। मनु ने राजा के सर्वमुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए शासक से समस्त विद्याओं का उचित रूप से उपयोग करने को आवश्यक माना है। राज का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने व्यक्ति के जीवन में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और कहा है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति करना राज का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति और समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। मनु ने राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा से उसके सामर्थ्य के अनुसार कर लेने तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श दिया है। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रति शासक को सतर्क करते हुए उससे यह भी अपेक्षा की है कि वे व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट करना, अधिक मूल्य लेना, कम तोलना, इनसे प्रजा की रक्षा करें। राज का नेक्स्ट मुख्य कार्य है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन राज का आवश्यक दायित्व माना है और राजा से यह अपेक्षा की है कि समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करें। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है, अर्थात व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन को आवश्यक माना है क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना व वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। मनु ने राज का यह प्रमुख दायित्व माना है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे, जिससे समाज में वर्ण व्यवस्था की रक्षा हो सके। इसी प्रकार वर्ण व आश्रम की रक्षा को भी राज्य के आवश्यक दायित्व के रूप में स्वीकार किया है और कहा गया है कि समस्त वर्णों आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने दंड की व्यवस्था या दंड की स्थापना की है। राज्य कार्य क्षेत्र में नेक्स्ट आता है न्यायिक व्यवस्था या न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है और राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने संकेत दिया है कि नीति और धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। मनु के अनुसार राज्य अपनी दांडिक शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में संलग्न रखता है एवं उनके आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को रोकता है। मनु के अनुसार यह राज्य के दंड के भय का ही परिणाम है कि समस्त व्यक्ति अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं और अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते। मनु की मान्यता है कि यदि राज्य के द्वारा दंड का प्रयोग उचित रीति से और विचार पूर्वक किया जाता है तो समस्त नागरिक प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि इसके विपरीत इसका व्यवहार किया जाता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। मनु ये स्वीकार करते हैं कि मनुष्य में यह प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वे दंड के आधार पर न्याय व कर्तव्य के पथ पर दृढ़तापूर्वक अपना कार्य करते रहें। मनु के अनुसार राज्य इस दायित्व के समुचित पालन के द्वारा समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है, क्योंकि यदि राज्य अपने इस दायित्व को नहीं निभाए तो शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को प्रताड़ित करने लगेंगे
और समाज में उचित अनुचित का भेद खत्म हो जाएगा और इस प्रकार सर्वत्र अन्याय की स्थिति व्याप्त हो जाएगी। मनु के अनुसार राज्य आचरण में धर्म सम्मत मापदंडों की अनुपालना को सुनिश्चित करने से समाज में न्याय प्रतिष्ठित होता है। राजकार्य क्षेत्र का नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वहन। मनु ने राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यक माना है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वे प्रशासनिक व्यवस्था व कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे और ये सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहें और अपनी शक्ति के दुरुपयोग द्वारा प्रजा को पीड़ित न करें। राजकार्य क्षेत्र का नेक्स्ट है परराष्ट्र संबंधों का निर्वहन। मनु परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित करते हैं। मनु की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन द्वारा शासक प्रजा को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रख पाता है। अतः परराष्ट्र संबंधों के संबंध में शासक युक्ति और विवेक के प्रयोग के आधार पर सुनिश्चित करे कि राज्य को अनावश्यक युद्धों में न उलझाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार की है और शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपायों का विवेक पूर्वक पालन करने के लिए निर्देशित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र में मनु राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट इसी में हम आगे करते हैं शासक के व्यक्तिगत गुण। मनु राज्य के दैवीय स्वरूप या दैविक स्वरूप को स्वीकार करता है और राजा में शासक में दैवीय अंश मानकर चलता है। लेकिन मनु ये मानते हैं कि शासक को व्यापक और जटिल दायित्व पूर्ति करने हेतु अर्थात शासक व्यापक एवं जटिल दायित्व की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इन दायित्वों की पूर्ति वह तभी कर सकता है जब उसमें कुछ आवश्यक गुण हो या क्षमताएं हों। इसलिए मनु ने शासक के व्यक्तिगत गुणों के महत्व को भी चित्रित किया है। मनु ने शासक के व्यक्तिगत गुणों में 3 चीजों को शामिल किया है। फर्स्ट, शासक के उन्नत व्यक्तित्व के लिए आवश्यक नैतिक गुण। दूसरा, उसके दायित्व के उचित निर्वाह के लिए आवश्यक योग्यता है। तीसरा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा। शासक के नैतिक गुणों में मनु ने विनयशीलता को सर्वोच्च स्थान दिया है। मनु की मान्यता है कि विनय के द्वारा ही शासक राज्य, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है और यदि विनयशीलता खत्म हो जाती है तो पथभ्रष्ट होने पर राजा एक तरीके से विनाश के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है या उसका ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। मनु ने इंद्रिय नियंत्रण को शासक के लिए आवश्यक गुण मानते हुए कहा है कि राज्य में इस गुण का अभाव होने पर प्रजा शासक की आज्ञाओं की अवहेलना करना शुरू कर देती है। इसलिए राजा को कुछ दुर्गुणों से बचे रहने का परामर्श दिया है, जैसे जुआ, दिन में सोना, परनिंदा, स्त्री में अत्यधिक आसक्ति, मद्यपान, नाच गान, व्यर्थ भ्रमण, ये इस तरीके से जो व्यसन है उनसे दूर रहने का राजा को परामर्श दिया है। नेक्स्ट इसी में मानकर चलते हैं, ये तो है व्यक्ति के लिए आवश्यक नैतिक गुण और इसी में
मनु ये मानकर चलते हैं कि शासक की कार्यकुशलता के लिए उसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात शूरवीरता, पराक्रम, बलशीलता, चतुराई और समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को मृदु कठोर बनाने की क्षमता, ये सब राजा में योग्यताएं होनी चाहिए और ये उत्तम शासक के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। मनु शासक को निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन में संलग्न रहते हुए परामर्श देते हैं कि राजा को दानशील, विद्वानों के प्रति आदर भाव, न्यायप्रियता, निष्कपटता आदि गुण भी होने चाहिए। मनु ने कहा है कि शासक को त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकीय, दृढ़ नीति के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु राजा में दैवीय गुणों का अंश मानते हुए भी ये अपेक्षा रखते हैं कि राजा में कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए, तभी वे अपने दायित्वों का निर्वाह उचित रूप से कर सकते हैं। थैंक्स।